Hello everyone, how are you? Welcome to Standard 10th Hindi, chapter number 2, बूढ़ी काकी। बूढ़ी काकी एक कहानी प्रकार है जिनके लेखक है प्रेमचंद। उनका जन्म सन 1880 में उत्तर प्रदेश में वाराणसी के निकट लम्ही नामक गांव में हुआ था। अपनी आवाज़ जनता तक पहुंचाने के लिए उन्होंने उपन्यास, कहानियाँ और नाटक लिखे। उन्होंने अन्य भाषाओं से अनुवाद किए, निबंध लिखे तथा बालोपयोगी साहित्य की रचना भी की। गबन, वरदान, प्रतिज्ञा, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गोदान, मंगलसूत्र उनके उपन्यास रहे हैं। मानसरोवर 8 भागों में उनकी लगभग 300 कहानियाँ संग्रहित है। प्रेम की वेदी, करबला और संग्राम उनके नाटक है। कुछ विचार, कलम और तलवार और त्याग आदि उनके निबंध संकलन है। बूढ़ी काकी में प्रेमचंद ने ऐसे दयनीय वृद्धों की अवस्था की ओर हमारा ध्यान खींचा है जिन्हें अपेक्षा मिलती है और जो जीवन के हर क्षण का आनंद पूर्वक उपभोग करना चाहते हैं। यह मूल कहानी का संक्षिप्त रूप है। बूढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। बूढ़ी काकी में जीभ के स्वाद के सिवा न और कोई चेष्टा शेष थी और न अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने का। रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा ही समस्त इंद्रियां, हाथ और पैर जवाब दे चुके थे। जमीन पर पड़ी रहती और घरवाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते, भोजन का समय टल जाता या उसकी मात्रा कम होती अथवा बाजार से कोई वस्तु आती और न मिलती तो वे रोने लगती थी। उनका रोना सिसकना साधारण रोना न था, वे गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। उनके पति को स्वर्ग सिधारे बहुत वक्त हो चुका था। बेटे तरुण खो होकर चल बसे थे। अब एक भतीजे के सिवाय और कोई न था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी। बुद्धिराम ने सारी संपत्ति लिखाते समय खूब लंबे चौड़े वादे किए, किंतु वे सब वादे केवल कुल्ली डिपो के दलालों के दिखाए हुए सब्ज बाग थे। यद्यपि उस संपत्ति की वार्षिक आय कम न थी, तथापि बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी कठिनाई से मिलता था। विद्यार्थी मित्रों, उपर्युक्त दोनों पैराग्राफ में ये बताया गया है कि बूढ़ी काकी की अवदशा इस वक्त किस प्रकार की है, उनके परिवार में कौन कौन है और कौन कौन नहीं है। भतीजा है तो उसने बूढ़ी के काकी के साथ क्या किया। संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी का अनुराग था तो वह बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली थी। लाडली अपने दोनों भाइयों के डर से अपने हिस्से की मिठाई या चबेना बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। यही उसका रक्षागार था और यद्यपि काकी की शरण उनकी लोलुपता के कारण महंगी पड़ती थी, तथापि भाइयों के अन्याय की तुलना में कहीं सुलभ थी। इस सर्वानुकूल ने उन दोनों में सहानुभूति का आरोपण कर दिया था। रात का समय था। बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का झुंड विस्मयपूर्वक नेत्रों से गाने का रसास्वाद कर रहा था। उपर्युक्त पैराग्राफ में ये बताया गया है कि बुद्धिराम के पूरे परिवार में एक उनकी छोटी लड़की ही थी जो बूढ़ी काकी का ध्यान रखती थी और उन दोनों को अपने प्रति सहानुभूति थी। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक आया है। यह उसी का उत्सव है। घर के भीतर स्त्रियां गा रही थी और रूपा मेहमानों के लिए भोजन के प्रबंध में व्यस्त थी।
भट्टियों पर कहाड़ चढ़े थे। एक में पूड़ियाँ कचौड़ियाँ निकल रही थी। एक बड़े पतीले में मसालेदार सब्जी पक रही थी। घी और मसालों की सुगंध चारों ओर फैली हुई थी। आज घर में उत्सव मनाया जा रहा था क्योंकि बुद्धिराम के बड़े लड़के की शादी तय होने जा रही थी। घर के अंदर सारी स्त्रियां गाना गा रही थी। रूपा मेहमानों को देख रही थी और रसोई घर में मसालेदार और स्वादिष्ट व्यंजनों की तैयारी चल रही थी। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में बैठी हुई थी। यह सुगंध उन्हें बेचैन कर रही थी। वे मन ही मन सोच रही थी, इतनी देर हो गई, कोई भोजन लेकर नहीं आया। मालूम होता है सब लोग भोजन कर चुके हैं। यह सोचकर उन्हें रोना आया, परंतु अपशुकन के डर से वे रो न सकी। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ बूढ़ी काकी अपने खाने की राह में बैठी हुई है और सोच रही कि सब लोग खाना खा चुके होंगे, लेकिन अब तक मेरे लिए नहीं आई। उन्हें रोना आ रहा था, लेकिन अपशुकन होगा इस डर की वजह से वो रो न सकी। बूढ़ी काकी की कल्पना में पूड़ियों की तस्वीर नाचने लगी। खूब लाल लाल, फूली फूली, नरम नरम होंगी। कचौड़ियों में अजवाइन और इलायची की महक आ रही होगी। एक पूड़ी मिलती तो ज़रा हाथ लेकर देखती, क्यों न चलकर कहाड़ के सामने ही बैठूं। इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाई से चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कहाड़ के पास आ बैठी। यहाँ आने पर उन्हें उतना ही धैर्य हुआ जितना भूखे कुत्ते को खाने वाले के सन्मुख बैठने में होता है। विद्यार्थी मित्रों, इस पैराग्राफ में बूढ़ी काकी की भूख की वजह से जो दयनीय स्थिति हो रही है वो दर्शाया गया है। बुद्धिराम की पत्नी रूपा उस समय कार्यभार से परेशान हो रही थी। कभी इस कमरे में जाती, कभी उस कमरे में, कभी कहाड़ के पास आती, कभी भंडार में जाती। बेचारी अकेली दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी, झुंझलाती थी, कूदती थी, परंतु क्रोध प्रकट करने का अवसर न पाती थी। इस अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कहाड़ के पास बैठे देखा तो जल उठी। क्रोध न रुक सका। जिस प्रकार मेढक केंचुओं पर झपटता है, उसी प्रकार वह बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झटक कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे। पेट है या भाड़? कोठरी में बैठते हुए क्या दम घुटता है? अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान को भोग नहीं लगा, तब तक धैर्य न हो सका। बुद्धिराम के घर में बेटे का तिलक होने जा रहा था। घर में काम और जिम्मेदारी संभालने वाली अकेली रूपा थी। सभी जगह अच्छी तरह से काम न हो पाने से उसको कभी कभी गुस्सा आ जाता था, लेकिन इस समय गुस्सा करना ठीक नहीं था। इस अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कहाड़ के पास देखा। उसे देखकर उसे बहुत ही गुस्सा आया और उसको खरी खोटी सुना दी। बूढ़ी काकी ने सिर उठाया, न रोई न बोली, चुपचाप रेंगती हुई अपनी कोठरी में चली गई। भोजन तैयार हो गया है, आंगन में पतीले पड़ गए, मेहमान खाने लगे। बूढ़ी काकी को रूपा ने खरी खोटी सुनाई तो उसको अच्छा नहीं लगा। वो रेंगती हुई फिर से अपनी कोठरी में चली गई। खाना तैयार हो चुका था, सारे मेहमान खाना खाने लगे। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी कि मैं कहाँ चली गई। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं था, पर अपनी जल्दबाजी पर दुख था। अब जब तक कोई बुलाने न आए तब तक मैं न जाऊंगी। सच ही तो है, जब तक मेहमान लोग भोजन न कर ले, घर वाले कैसे खाएंगे। बूढ़ी काकी को अपनी जल्दबाजी पर पश्चाताप हुआ। मन ही मन इसी प्रकार का विचार कर वह बुलावे का इंतजार करने लगी। वह मन को बहलाने के लिए लेट गई। धीरे धीरे एक गीत गुनगुनाने लगी। उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गाते देर हो गई,
क्या इतनी देर तक लोग भोजन कर रहे होंगे? किसी की आवाज़ सुनाई नहीं देती। अवश्य ही लोग खा पी कर चले गए होंगे। मुझे कोई बुलाने नहीं आया। रूपा चिढ़ गई है, क्या जाने न बुलाने आए। बूढ़ी काकी चलने के लिए तैयार हुई। यह विश्वास है कि 1 मिनट में पूड़ियाँ और मसालेदार सब्जियाँ सामने आएगी। उनकी स्वादेंद्रियाँ गुदगुदाने लगी। उन्होंने मन में तरह तरह के मंसूबे बांधे। पहले सब्जी में पूड़ियाँ खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से। कचौड़ियाँ रायते के साथ मज़ेदार मालूम होंगी। चाहे कोई बुरा माने चाहे भला, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। यही न लोग कहेंगे कि इन्हें विचार नहीं। कहा करे, इतने दिन के बाद पूड़ियाँ मिल रही है तो मुंह झूठा करके थोड़ी ही उठ जाऊंगी। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में बुलावे का इंतज़ार करने लगी और वो मन को बहलाने के लिए लेट गई और लेटे लेटे एक गीत गुनगुनाने लगी। गीत गाने के बाद काफ़ी समय बीत गया, फिर भी उसे बुलाने के लिए कोई नहीं आया। वो मन ही मन विचार कर रही थी कि कितना स्वादिष्ट भोजन होगा। इस तरह के स्वादिष्ट भोजन का मैं कितने अच्छे से स्वाद लूँगी और पहले कहाँ से खाना शुरू करूँगी और पेट भर कर खाऊँगी। ऐसा स्वादिष्ट भोजन मुझे फिर कब मिले। वह उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई आंगन में आई, परंतु हाय दुर्भाग्य, मेहमान मंडली अभी बैठी हुई थी। कोई खाकर उंगलियां चाटता था, कोई तिरछी नेत्रों से देखता था कि और लोग अभी खा रहे हैं या नहीं। इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच जा पहुंची। बूढ़ी काकी से सब्र नहीं हो रहा था। वो सोच रही थी कि अब तक मेहमान थोड़े होंगे, चलो मैं जाकर देखूं। लेकिन उसने क्या देखा कि मेहमान मंडली तो अभी तक बैठी हुई है। कुछ लोग खाना खा रहे हैं तो कुछ खाते खाते देख रहे हैं कि कौन कौन अभी खाना खा रहा है और सब क्या कर रहे हैं। पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध से तिलमिला गए। लपक कर उन्होंने काकी के दोनों हाथ पकड़े और घसीटते हुए लाकर उन्हें अंधेरी कोठरी में धम से पटक दिया। बूढ़ी काकी को आंगन में देख के पंडित बुद्धिराम को बहुत ही गुस्सा आया और बूढ़ी काकी को लपक कर उन्होंने फिर से घसीटते हुए अंधेरी कोठरी में डाल दिया। मेहमानों ने भोजन किया, घरवालों ने भोजन किया, बाजे वाले, धोबी, नाव सब भोजन कर चुके थे, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने न पूछा। बुद्धिराम और रूपा दोनों ने ही बूढ़ी काकी को उनकी निर्लजता के लिए दंड देने का निश्चय कर लिया था। उनके बुढ़ापे पर, दीनता पर किसी को करुणा न आई। अकेली लाडली उनके लिए परेशान हो रही थी। सारे मेहमानों ने खाना खा लिया, घरवालों ने भी खाना खा लिया, लेकिन बुद्धिराम और रूपा दोनों ने ही निश्चय किया था कि आज जो बूढ़ी काकी ने किया है उसके लिए उसे दंड मिलना ही चाहिए। लेकिन बूढ़ी काकी के बुढ़ापे और उनकी दीनता पर किसी को करुणा नहीं आ रही थी। एक अकेली बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली बूढ़ी काकी के लिए परेशान हो रही थी। लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था। वह जुझला रही थी कि वे लोग काकी को बहुत सी पूड़ियाँ क्यों नहीं देते हैं। क्या मेहमान सब की सब खा जाएंगे? और यदि काकी ने मेहमानों के पहले खा लिया तो क्या बिगड़ जाएगा। वह काकी के पास जाकर उन्हें धैर्य देना चाहती थी, परंतु माँ के डर से न जाती थी। उसने अपने हिस्से की पूड़ियाँ बिल्कुल न खाई थी। उन पूड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी। उसका हृदय अधीर हो रहा था। बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही उठ बैठेंगी, पूड़ियाँ देखकर कैसी प्रसन्न होगी, मुझे खूब प्यार करेगी। लाडली बूढ़ी काकी के लिए हृदय से बहुत ही परेशान थी। वो मन ही मन सोच रही थी कि सबसे पहले बूढ़ी काकी को पूड़ियाँ मिल जाएगी तो क्या बिगड़ जाएगा। यदि मेहमान बाद में खाएंगे तो क्या हो जाएगा। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मेहमान बाद में पूड़ियाँ खाए और काकी सबसे पहले? उसका धैर्य नहीं हो रहा था और उसने सोचा कि मैं अपने हिस्से की पूड़ियाँ
बूढ़ी काकी के पास लेकर जाऊं और उनको अच्छे से खिलाऊं। रात के 11 बज गए थे। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद न थी। काकी को पूड़ियाँ खिलाने की खुशी से उसे सोने न देती थी। जब विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही है तो वह चुपके से उठी और बूढ़ी काकी की कोठरी की ओर चली। बूढ़ी काकी को केवल इतना याद था कि किसी ने मेरे हाथ पकड़कर घसीटकर, फिर उसे ऐसा मालूम हुआ कि जैसे कोई पहाड़ पर उड़ाए लिए जा रहा है। उनके पैर बार बार पत्थरों से टकराए, तब किसी ने उन्हें पहाड़ पर दे पटका। वे मूर्छित हो गई। बूढ़ी काकी लेटे लेटे ऐसा सोच रही थी कि किसी ने मेरा हाथ पकड़ा, पहाड़ पर ले गए और वहाँ से किसी ने उसे पटक दिया। जब वे सोचते हुए किसी ने की जरा की आहट मिलती थी, उन्होंने समझा कि सब लोग खा पी कर सो गए होंगे। बूढ़ी काकी सचेत हुई तो उन्होंने सोचा कि किसी की आवाज़ नहीं आ रही है। उन्होंने समझा कि सब लोग खा पी कर सो गए। यह विचार कर काफी निराशामय संतोष के साथ लेट गई। ग्लानि से भरा गला भर आता था, परंतु मेहमानों के डर से रो नहीं पा रही थी। सहसा उनके कानों में आवाज आई, काकी उठो, मैं पूड़ियाँ लाई हूँ। काकी ने लाडली की बोली पहचानी, झटपट उठ बैठी, दोनों हाथों से लाडली को टटोला और उसे गोद में बिठा लिया। लाडली ने पूड़ियाँ निकाल कर दी। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी है? लाडली ने कहा, नहीं, यह मेरे हिस्से की है। काकियाँ पूड़ियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट से पिटारी खाली हो गई। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? जैसे थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर गर्मी पैदा करती है, उसी तरह उन थोड़ी पूड़ियों ने काकी की क्षुधा और इच्छा को और उत्तेजित कर दिया था। बोली, नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग के लाओ। लाडली ने कहा, अम्मा सो गई है, जाऊंगी तो मारेगी। काकी ने पिटारी को फिर टटोला। उसमें कुछ खुरचुरे गिरे थे, उन्हें निकाल निकाल कर वो खा गई। बार बार होठ चाटती थी और चटकारे भरती थी। बूढ़ी काकी से रहा नहीं जाता। वे लाडली का हाथ पकड़कर वहाँ पहुँचती है जहाँ झूठे पतल पड़े थे। वे बैठ जाती है और उन पतलों से पूड़िये के झूठे टुकड़े तथा पतलों से छूटे हुए अन्य व्यंजन उठा उठा कर बखानते हुए खाने लगती है। तभी सो रही रूपा की नींद खुलती है। वह लाडली को अपने पास नहीं पाती। वह उठकर जाती है तो देखती है कि लाडली झूठे पतलों के पास खड़ी है और बूढ़ी काकी पतलों से पूड़ियों के झूठे टुकड़े चुन चुन कर खा रही है। यह हृदय विदारक दृश्य देखकर रूपा सन्न रह जाती है। करुणा और भय से उनकी आंखें भर आती है। उसे लगता है कि कितनी निर्दयी है। वह मन ही मन में अपने इस भयंकर गलती के लिए क्षमा मांगती है। रूपा दिया जलाती है, वहाँ भंडार का दरवाज़ा खोलती है। एक थाली में सभी प्रकार के व्यंजन सजाती है। वह बूढ़ी काकी को वहाँ से उठाती है और भोजन की थाली उनके पास रखकर उनसे भोजन करने के लिए कहती है। वह बूढ़ी काकी से अपनी भूल के लिए बुरा न मानने और परमात्मा से इस अपराध के लिए क्षमा करने की प्रार्थना करने के लिए कहती है। बूढ़ी काकी भोले बच्चों की तरह सारा तिरस्कार भूलकर भोजन करने लगती है। उसके रोए रोए से रूपा के लिए सच्ची दाएं निकल रही थी। तो विद्यार्थी मित्रों, देखा आपने बूढ़ी काकी में बूढ़ी काकी का किरदार हमारे सामने किस तरह प्रेमचंद जी ने प्रस्तुत किया है। कभी भी कोई भी बुजुर्ग अगर हमारे घर में हो, आसपास हो, तो उनकी सभी प्रकार की परिस्थितियों का हमें ध्यान रखना चाहिए।